हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग जो है मास की क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर जो है वो है टार्सन। टार्सन को हम लोग हिंदी में मरोड़ कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मरोड़ हमारा होता क्या है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कपड़ा सूखने के कपड़ा जब हम लोग धुलने के बाद उसको क्या करते हैं, ऐंठते हैं। तो एक सिरे पे हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक वाइज कपल लगाते हैं, दूसरे सिरे पे क्या करते हैं, एंटी क्लॉक वाइज कपल लगाते हैं। और ऐसा करने से हमारा वो क्या होता है, कपड़ा ऐंठ जाता है और उससे पानी निकल जाता है। तो टार्सन आपका होता क्या है कि चित्रानुसार जब एक शाफ्ट की दोनों सिरों पर, मतलब यहाँ पे हमें कोई एक फिगर बनाना होगा, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई शाफ्ट का फिगर बना रहे हैं। किसका फिगर बना रहे हैं, शाफ्ट का फिगर बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई शाफ्ट है। ये हमारा क्या है, कोई शाफ्ट है मान लीजिए। अब इसके सिरे पर, एक सिरे पर हम लोग यहाँ पे इसकी एक्सिस भी ड्रा कर दीजिए। यहाँ पे इसकी जो है एक्सिस हो गया। अब इसके सिरे की अगर हम लोग बात करें, एक सिरे पे हम लोग अगर ये जो कपल है ये एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है, और एक सिरे पे हम लोग अगर क्लॉकवाइज कपल लगा दें, किधर लगा दें, क्लॉकवाइज। इस पे ये एक पे क्या लगा है, एक पे आपका क्लॉकवाइज कपल लगा हो, एक पे एंटी क्लॉकवाइज। या ये फिगर ऐसे अगर न जम रहा हो, दूसरे तरीके से भी हम लोग अगर वैसे अगर न इस तरीके से अगर बनाएं, यहाँ पे ऐसे लगा। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन थोड़ा सा और बढ़िया हो, इमेजिनेशन थोड़ा सा और क्या होगा, और बढ़िया होगा। ऐसे ये क्या लगा हुआ है, ये आपका कपल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कपल लगा हुआ है। इस पे आपका लगा हुआ है, इस पे आपका लगा हुआ क्लॉकवाइज, और इस पे क्या लगा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज कपल लगा हुआ है। ये क्या है आपका, बलयुग्म है। क्या है, बलयुग्म है। और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, बलयुग्म लगा हुआ है। बलयुग्म का मतलब बाबू होता है कपल। क्या होता है, कपल लगा हुआ है। कपल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कपल के बारे में बता चुका हूँ। परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत समांतर बलों के ऐसे जोड़े जिनकी क्रिया रेखाएं एक रेखा में नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। और ये क्या है, ये इसका हो जाएगा लंबाई की अक्ष हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई की अक्ष हो जाएगा। तो ये हमारा फिगर एक बना हुआ है। कह रहा है कि चित्रानुसार जब एक शाफ्ट के सिरों पर उसकी लंबाई की अक्ष पर लंब समतल में बराबर तथा विपरीत दिशा में बलयुग्म लगाए जाते हैं, तब शाफ्ट या तो संतुलन में रहती है या समान चाल से घूमती है। या तो संतुलन में रहेगी या तो समान चाल से घूमती है। शाफ्ट की अवस्था जो कहलाती है मरोड़ अवस्था कहलाता है, तथा शाफ्ट पर लगाए गए बलयुग्म को हम लोग क्या कहते हैं, मरोड़ गुण कहते हैं। जो शाफ्ट पे हम लोग बलयुग्म लगाते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मरोड़ गुण बोलेंगे, क्योंकि ये शाफ्ट में क्या पैदा करेगा, ऐंठन पैदा करेगा। इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मरोड़ गुण बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल मरोड़ घोड़ के बारे में हमने जान लिया। किसके बारे में जान लिया, मरोड़ घोड़ के बारे में जान लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या टॉपिक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक शाफ्ट का सेक्शन दिखाया गया है, शाफ्ट का एक सेक्शन है। ये क्या है, एक शाफ्ट का एक सेक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आपका हो गया एक्स एक्स एक्सिस हो गया एक, ये आपका एक्स एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वाई वाई एक्सिस हो गया। एक एक्स एक्स एक्सिस हो गया और एक क्या हो गया, वाई वाई एक्सिस हो गया। ये इसका केंद्र ओ हो गया। और ये जो शाफ्ट है बाबू, इसका व्यास जो है, इसका व्यास क्या है, डी है। अब अगर एक्स एक्स और वाई वाई जो हमारा ये लंबवत एक दूसरे को, अगर इसके लंब एक एक्सिस माने, वो क्या माने, जड़ जड़ मान ले। इसके लंबवत एक अक्ष मान ले, क्या, जड़ जड़ एक अक्ष मान ले इसके लंबवत, इसके एक लंबवत अक्ष मान ले, क्या, जर्जर मान ले। ये इस क्या, इस समतल के क्या है, लंबवत है। तो कह रहा है कि चित्र में एक वृत्ताकार काट दिखाया गया जिसका केंद्र O है। इस काट के केंद्र से एक्स एक्स और वाई वाई अक्ष गुजर रहे हैं। जर्जर अक्ष इस काट के लंबवत, इस काट के लंबवत जर्जर अक्ष है। काट का व्यास क्या है, काट का जो हमारा व्यास है वो क्या है, स्मॉल डी है। तो इस काट का एक्स एक्स अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, इस काट का यानी कि इस सेक्शन का, सेक्शन मतलब काट, इस सेक्शन यानी कि काट का, इस काट का यक्स यक्स अक्ष के सापेक्ष
इस काट का एक्स एक्स अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस काट का एक्स एक्स अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई एक्स एक्स बाबू होगा वो क्या हो जाएगा, पाई डी पे घाते 4 अपान हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा, पाई डी पे घाते 4 अपान 64 हो जाएगा। और इस काट का वाई ओ एच अगर हम लोग बात करें, इस काट का वाई वाई अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आपका आई वाई वाई जो होगा बाबू, ये भी आपका यही होगा, पाई डी पे घाते 4 अपान 64 हो जाएगा। अब अगर इसका जेड जेड अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो लंब अक्ष का प्रमेय लगाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें लंब अक्ष के प्रमेय से, इसके लंब अक्ष के प्रमेय से आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो है आप लोग यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर। तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एक्स एक्स और प्लस आई वाई वाई हो जाएगा। तो यहाँ से आई जेड जेड जो होगा बाबू, ये पाई डी पे घाते 4 अपान 64 प्लस पाई डी पे घाते 4 अपान 64, ये हो जाएगा बाबू 2 पाई डी पे घाते 4 अपान 64, यानी कि 2 से जब 64 को काटेंगे तो बचेगा बराबर पाई डी पे घाते 4 अपान 32 बचेगा। कितना बचेगा, पाई डी पे घाते 4 अपान 32 बचेगा। और ये पाई डी 4 अपान 32 जो है इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जेड जेड को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और इसे हम लोग जे से दर्शाते हैं। तो बात करें नीचे लिखें अगर, तो आई जेड जेड को ही, आई जेड जेड को ही पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इसे कैपिटल जे से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, कैपिटल जे से दर्शाते हैं। कैपिटल जे कह सकते हैं या आईपी कह सकते हैं, आईपी मतलब आई पोलर हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी पी का 4 अपान 32। और अगर इसको आर के फॉर्म में लिखेंगे बाबू, किसके फॉर्म में लिखेंगे, आर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो डी क्या हो जाएगा, डी बराबर 2r होगा, यानी 2r पे घाते 4। तो 2 पे घाते 4 भी होगा, 2 दूनी 4 2 8 दूनी 16, 16 से 32 को हटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि अगर इसको आर के फॉर्म में लिखेंगे बाबू तो हो जाएगा पाई आर पे घाते 4 और बटे कितना हो जाएगा 2। कैपिटल आर लिखिए, स्मॉल आर लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बटे 2। तो जे के सॉरी आर के फॉर्म में हमारा ये आ गया, आर के फॉर्म में हमारा ये आ गया। अब अगर आपका ये आपका जो शाफ्ट है बाबू ये सॉलिड है, अगर हम लोग बात कर ले हालो शाफ्ट की, अगर हम लोग बात करें किसकी बात कर लें, हालो शाफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए क्या होगा, फॉर हालो शाफ्ट, किसके लिए, फॉर हालो शाफ्ट, फॉर हालो शाफ्ट। हालो शाफ्ट का मतलब ध्यान दीजिएगा क्या है, खोखला शाफ्ट। हालो शाफ्ट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हमारा शाफ्ट जो है ठीक है, ये खोखला है, बीच में क्या है, खोखला है। ये क्या खोखला शाफ्ट है, खोखले शाफ्ट का जो बाहरी व्यास है बाबू वो आपका डी आउटर है, और जो अंदर का व्यास है वो क्या आपका डी इनर है। बाहर का व्यास जो है डी आउटर, अंदर का व्यास क्या डी इनर है। तो फार हालो शाफ्ट जो होगा आपका जे बराबर बाबू हो जाएगा पाई डी आउटर पे घाते 4 माइनस डी इनर पे घाते 4 और बटे हो जाएगा 32। और आर के फॉर्म में बाबू हो जाएगा पाई कैपिटल आर पे घाते 4 माइनस स्मॉल आर लिख सकते हैं, या आर आउटर पे घाते 4 माइनस आर इनर पे घाते 4 और बटे लिख सकते हैं 2। ये किसके लिए हो गया, ये आपका बाबू आ गया हालो शाफ्ट के लिए। किसके लिए है, हालो शाफ्ट के लिए ये वैल्यू आपकी है, ये वैल्यू किसके लिए है, हालो शाफ्ट के लिए। ठीक है, तो हालो शाफ्ट के लिए आपका ये फार्मूला हो गया क्या, पाई बाई 2 आर आउटर पे घाते 4 माइनस आर इनर पे घाते 4।
यहाँ पे आपका डी ओ का मतलब क्या है, डी आउटर है, आउटर डायमीटर है, और डी आई का मतलब इनर डायमीटर है। वेयर अगर ने कन्फ्यूजन हो तो लिख सकते हैं वेयर डी आउट ओ बराबर क्या हो जाएगा, आउटर डायमीटर, क्या हो जाएगा, आउटर डायमीटर, और डी आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनर डायमीटर। ऐसे ही अगर आप आर ओ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगा, और आर आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनर रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसका यूज न्यूमेरिकल लगाने में होगा आगे, इस नाते मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया। इसका यूज कहाँ पे हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल लगाने में करेंगे बाबू। ठीक है, अब लोग बात करते हैं सिंपल या प्योर टार्सन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिंपल टार्सन या प्योर टार्सन आपका क्या होता है। तो सिंपल टार्सन या प्योर टार्सन की अगर हम लोग बात करें कि जब किसी शाफ्ट का मरोड़ इस प्रकार हो कि शाफ्ट में केवल मरोड़ कर्तन प्रतिबल ही पैदा हो, तो इस प्रकार के मरोड़ को शुद्ध मरोड़ कहते हैं या सिंपल टार्सन या प्योर टार्सन कहते हैं। जब किसी शाफ्ट का मरोड़ इस प्रकार से हो कि शाफ्ट में केवल क्या पैदा हो, मरोड़ कर्तन प्रतिबल पैदा हो। ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर हम लोग बात करें किसी भी शाफ्ट की बात करें अगर हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, शाफ्ट मान लीजिए कैसे शाफ्ट कोई है, ये कोई मान लीजिए शाफ्ट है, तो शाफ्ट जो होता है बाबू अपने किनारे पे सपोर्ट बियरिंग पे टिका होता है, और इस पे पुली वगैरह भी लगा होता है। शाफ्ट पे क्या लगा होता है, पुली लगा होता है आपका। ठीक है, पुली वगैरह लगा होता है जिसमें लोग बेल्ट द्वारा क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिशन करते हैं। तो प्योर मतलब अब जो भी ये पुली जो रहेगा इसका भार कहाँ होगा, एच के लंबवत लगेगा, ये डब्ल्यू पुली का जो खुद का भार होगा, या शाफ्ट का खुद का भार यूडीएल के फॉर्म में होगा, वो भी क्या होगा, एच के लंबवत लगेगा। यानी कि जो बल है ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पैदा करेंगे, और जहाँ पे शियर फोर्स आएगा वहाँ पे शियर स्ट्रेस भी आएगा, या जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा। तो यानी कि अगर हम लोग वास्तव में बात करें तो प्योर टार्सन होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हमारा ये जो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है बाबू, किसकी वैल्यू, जो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है इसका वैल्यू बहुत कम हो, किसकी तुलना में, टार्सनल शियर स्ट्रेस की तुलना में। टीएसएस को हम क्या बोल रहे हैं, टार्सनल शियर स्ट्रेस। हमने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में, स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन में, एक आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में आपका क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस होता है, और आपका क्या होता है, और आपका टार्सनल शियर स्ट्रेस होता है। क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस होता है और टार्सनल शियर स्ट्रेस होता है। ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्ट्रेस होते हैं। तो ये जो है, तो अगर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू टार्सनल शियर स्ट्रेस की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। उस केस में हम लोग शुद्ध मरोड़ मानेंगे। तो ये लिखा हुआ, जब किसी शाफ्ट का मरोड़ इस प्रकार हो कि शाफ्ट में केवल मरोड़ कर्तन प्रतिबल ही पैदा हो, यानी कि टार्सनल शियर स्ट्रेस ही पैदा हो, तो इस प्रकार के मरोड़ को हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध मरोड़ कहते हैं। इस प्रकार के मरोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध मरोड़ कहते हैं। यानी कि व्हेन ए शाफ्ट इज torsioned in such a way that only torsional shearing stress is produced in the shaft, this type of torsion is called प्योर टार्सन। तो इस प्रकार के टार्सन को लोग क्या कहेंगे, प्योर टार्सन कहेंगे। नोट है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि जब किसी शाफ्ट द्वारा पावर ट्रांसमिशन किया जाता है तो शाफ्ट में मरोड़ कर्तन प्रतिबल के अलावा इस शाफ्ट के स्वयं के भार तथा पुली आदि के भार के कारण नमन प्रतिबल भी पैदा होते हैं। मतलब जो स्वयं का भार होगा उसके कारण नमन प्रतिबल भी पैदा होता है। यदि इस प्रतिबल का मान मरोड़ कर्तन प्रतिबल की तुलना में बहुत कम हो तो इसे नगण्य मान लेते हैं। तब इस स्थिति में शाफ्ट का शुद्ध मरोड़ मान सकते हैं हम लोग। प्योर टार्सन मानते हैं, एक्चुअल में प्योर टार्सन हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी शाफ्ट रहेगा उसका कोई ना कोई भार जरूर रहेगा, और जो शाफ्ट का भार रहेगा वो क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस पैदा करेगा, और बेंडिंग स्ट्रेस पैदा होने के कारण शाफ्ट में क्या होगा, प्योर टार्सन नहीं हो पाएगा। इस नाते एक हम लोग हाइपोथेटिकल मान करके ही प्योर टार्सन की संकल्पना करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगला है टार्सनल रिलेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टार्सनल रिलेशन जो बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आता है। डेरिवेशन जो है ये 5 नंबर में आपका पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। टार्सनल रिलेशन क्या होता है आपका। अगर हम लोग टार्सनल रिलेशन की बात करें तो एक फिगर हम बनाने जा रहे हैं, एक फिगर हम बनाने जा रहे हैं बाबू। ठीक है, एक फिगर हम बनाने जा रहे हैं।
ये कोई शाफ्ट है जिसका एक सिरा क्या है, एक सिरा फिक्स है बाबू, इसका शाफ्ट का एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, शाफ्ट का एक्सिस हो गया। इसका अगर हम लोग साइड व्यू बनाएं, क्या बनाएं, ये क्या है, इसका साइड व्यू है, क्या है इसका साइड व्यू है, इसको हम लोग ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये क्या है इसका साइड व्यू है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके साइड व्यू की बात करें, तो अब मान लीजिए कि अगर हम लोग इसके साइड व्यू की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग इसके साइड व्यू में, सॉरी इसके फ्रंट व्यू की बात करें पहले, यहाँ फ्रंट व्यू की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक पट्टी हम मान रहे हैं, यहाँ पे एक रेखा मान रहे हैं बाबू, इस रेखा का नाम दे रहे हैं यम यन, क्या रेखा दे रहे हैं, यम यन दे रहे हैं। इस पे जो टार्क लगता है वो टी लगता है, जो टार्क इस पे लगता है वो कितना लगता है, टी लगता है। जो यमियन की बात कर रहे हैं बाबू, जब इस पर टार्क लगाएंगे तो क्या होगा, इसका जो ये फ्री एंड है, एक सिरा फिक्स है, एक सिरा क्या फ्री है, तो ये क्या करेगा, ऐठेगा। जब ऐठेगा बाबू, तो जो आपका यन है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, यन डैश पे आ जाएगा। यन कहाँ पे आ जाएगा, यन डैश पे आ जाएगा, और यहाँ पे फाई कोण बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, फाई कोण बनेगा, क्या बनेगा, फाई कोण बनेगा। अब यन और यन डैश की अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, कि यन वाला अगर यहाँ पे आगे बढ़ाइए तो यन यहाँ पे जाएगा और यन डैश यहाँ पे आएगा, ये आपका यन होगा, और ये क्या, ये आपका यन होगा, ये आपका यन डैश होगा। और यह वृत्त के केंद्र पे क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे, इस कोण को हम लोग बोलते हैं थीटा, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। यही आपका होता है मरोड़ कोण होता है। शाफ्ट के अधिकतम घुमाव द्वारा, शाफ्ट के अधिकतम घुमाव द्वारा शाफ्ट के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, मरोड़ कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बाबू, हम यहाँ बुक लेकर के समझा रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा क्या कोई शाफ्ट है, जब इसको हम लोग ऐठेंगे तो मान लीजिए किसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे, या आप इसको ऐठेंगे तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए अभी यहाँ पे है, ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट मान लीजिए अभी आपका यहाँ पे है, कि जब हम लोग इसको ऐठेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। लेकिन ये सिरा चूंकि हमारा फिक्स बधा हुआ, तो इस सिरे के जो पॉइंट कंसिडर करेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका यम तो वही रहेगा, लेकिन यन किस पे आ जाएगा, यन डैश पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको हम फाई नाम दे रहे हैं। फाई क्या है यहाँ पे, सी, एक तरीके से सीयर स्ट्रेन यहाँ पे पैदा हो रहा है, फाई पैदा हो रहा है, सीयर स्ट्रेन। और अधिकतम घूमने से जो यहाँ पे अगर इसके क्रॉस सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यन बिंदु जो है यन डैश पे आ जा रहा है, और यन बिंदु के यन से एन डैश पे आने पे इसके केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो कोण क्या है, थीटा है। इसी को हम लोग बोलते हैं मरोड़ कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मरोड़ कोण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मरोड़ को बोलेंगे। और यहाँ पे जो ये रेडियस है शाफ्ट का वो क्या है, वो आर है। रेडियस का जो शाफ्ट का रेडियस है वो क्या है, आर है। और यहाँ पे जो इसकी लंबाई है बाबू, इसकी जो शाफ्ट की लंबाई है, शाफ्ट की लंबाई आपकी क्या है, शाफ्ट की लंबाई आपकी यल है, शाफ्ट की लंबाई आपकी क्या है, यल है। तो वही क्या है कि चित्र में एक यल लंबाई हुआ है आर त्रिज्या का, यहाँ पे क्या है, चित्र में एक यल लंबाई वह आर त्रिज्या का शाफ्ट दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, यल लंबाई वह आर त्रिज्या का शाफ्ट दिखाया गया है, जिसका एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा क्या है, फ्री है। इस शाफ्ट का एक सिरा जो है वो क्या है, वो फिक्स है, और दूसरा सिरा क्या है, फिक्स फ्री है। इसके फ्री एंड पर एक टार्क टी लगाया जाता है। टार्क मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट कह सकते हैं। एक टार्क टी लगाया जाता है, जिसके कारण शाफ्ट में कर्तन विकृति शियर स्ट्रेन फाई तथा मरोड़ कोण यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे कर्तन विकृति क्या उत्पन्न हो रहा है, फाई उत्पन्न हो रहा है, और मरोड़ कोण क्या पैदा हो रहा है, थीटा उत्पन्न हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बाबू शियर स्ट्रेन की, अगर हम लोग बात करें तो शियर स्ट्रेन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शियर स्ट्रेन फाई जो आपका होगा वो क्या होगा, फाई बराबर जो होगा यहाँ पे बाबू, देखिए अगर फाई का मान बहुत कम है तो टेन फाई बराबर फाई लेते हैं। क्या लेते हैं, टेन फाई बराबर फाई लेते हैं। तो यहाँ पे बाबू जो फाई होगा आपका, फाई होगा, फाई को टेन फाई कंसीडर करेंगे, यन यन डैश जो आपका होगा वो क्या होगा, यम यन हो गया। एक्चुअल में ये टेन फाई होता, टेन फाई बराबर फाई होता है, आपको जो है
शियर स्ट्रेन की जब परिभाषा पढ़ाई गई पहले चैप्टर में, तो वहाँ पे पढ़ाया गया tan phi इक्वल टू फाई, क्योंकि बहुत कम मान के लिए tan phi जो होता है वो फाई के मान के बराबर होता है। जहाँ फाई किस में होता है, रेडियन में होता है। फाई किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एन एन डैश बटे एम एन, यानी कि ये लंब जो होगा एन एन डैश होगा, और आधार इसका जो होगा वो क्या होगा, यम एन होगा। आधार क्या होगा, यम एन होगा। अब अगर हम लोग बात करें एन एन डैश की, अगर यहाँ से हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे फाई बराबर एन एन डैश क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गया, चाप हो गया। चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या, तो यहाँ पे कोण थीटा है और त्रिज्या क्या है, आर है, तो ये आपका हो जाएगा आर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे यमन क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है क्या, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या से, क्या, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या से। ये फार्मूला हमने लगाया है कि आर्क बराबर, यानी कि चाप को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, और त्रिज्या को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये फार्मूला बाबू आपका होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो फाई बराबर क्या आ गया, फाई बराबर आ गया आर थीटा अपान एल। अब जो आपका बाबू फाई होता है, फाई जो आपका होता है, फाई बराबर आप लोग पढ़े हैं पहले चैप्टर में ही, क्या पढ़े हैं, या फाई बराबर जो पढ़े हैं क्यू अपान जी। क्या पढ़े हैं, फाई बराबर जो पढ़े हैं क्यू, आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं। जो कर्तन मापांक होता है वह कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति का क्या होता है, अनुपात होता है। जो कर्तन मापांक होता है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता मापांक होता है, वो क्या होता है, वह आपका जो होता है कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति का क्या होता है, अनुपात होता है। तो यहाँ से कर्तन विकृति क्या लिखते हैं, क्यू अपान जी लिखते हैं, बराबर आर थीटा अपान यल। बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका आर थीटा अपान यल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि कैपिटल जी बराबर क्या हमने पढ़ा है, कैपिटल क्यू अपान फाई, हमने ये पढ़ रखा है पहले चैप्टर में। ये आपका होता है, इस वजह से हमने फाई की जगह पे लिख दिया क्या, क्यू बटे जी बराबर आर थीटा अपान यल लिख दिया। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्यू बराबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जी आपका उधर जाएगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं, या क्यू बाई जी है तो यहाँ से क्यू बाई आर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, क्यू बाई आर, क्योंकि अभी फार्मूला आपको पता नहीं है, अभी मैं फार्मूला लिखवाऊंगा। तो क्यू बटे आर उसमें होता है, क्यू बटे आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जी थीटा अपान यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू बटे आर जो बाबू हो गए यहाँ से जी थीटा अपान यल हो जाएगा। अब देखिए किसी भी शाफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए जी का मान क्या होगा, स्थिर होगा। जी का मान क्या होगा, फिक्स होगा। और जो शाफ्ट की लंबाई ले लेंगे वो भी आपका फिक्स रहेगा। और किसी टी के मान के लिए आपका थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बाबू, या यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि Q बराबर, या Q बटे आर अगर हम लोग लिए हैं तो चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ से लिख सकते हैं Q बराबर जी थीटा अपान यल इंटू आर लिख दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिएगा, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। इस ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जी थीटा अपान यल क्या होता है, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग बाबू लिख सकते हैं क्या, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि, या Q बराबर K इंटू आर, या यहाँ से लिखते हैं Q समानुपाती आर। क्या लिख सकते हैं, Q समानुपाती आर, यानी जो आपका Q है बाबू वो क्या है, वो R के समानुपाती है। यानी कि R के मान पे Q डिपेंड करेगा। तो अगर आपका R का मान 0 ले लेंगे तो Q क्या होगा, आपका 0 होगा। या R का मान अधिकतम होगा तो Q भी क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी कि अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो आपका सरफेस होगा, शाफ्ट का जो सबसे आउटर लेयर होगा, उसमें कर्तन प्रतिबल का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि वहां पे आर का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अब अगर हम लोग यहाँ से बात करें, यदि केंद्र ओ से अगर हम लोग बात करें, यदि केंद्र ओ से आर दूरी पर कर्तन प्रतिबल, यहाँ पे बाबू जो कर्तन प्रतिबल हो मरोड़ कर्तन प्रतिबल है, ध्यान दीजिएगा। कर्तन प्रतिबल स्मॉल क्यू है, क्या है, स्मॉल क्यू। वह R1 दूरी पर कर्तन प्रतिबल Q1 हो तो, अगर ऐसा हो तो तब क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे मान लीजिए हम वही शाफ्ट मान रहे हैं, अब क्या मान रहे हैं, आर दूरी पे हमारा कर्तन प्रतिबल क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने शाफ्ट मान लिया है, ये ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ सेंटर से बाबू ये दूरी आपका आर हो गया और यहाँ पे ये दूरी क्या हो गया, R1 हो गया। इसमें जो कर्तन प्रतिबल होगा आर दूरी पे जो है वो क्या है, Q है, और R1 दूरी पे क्या है, R1 दूरी पे जो कर्तन प्रतिबल है वो क्या है, Q1 है। अब इसकी जो मोटाई है बाबू, या रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सा फिगर को और अच्छा बनाते हैं। हम्म, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने सेंटर मान लिया बाबू, O मान लिया, यहाँ से ये दूरी जो है ये R मान लीजिए, और यहाँ से ये दूरी मान लीजिए R1 मान लीजिए, और ये दूरी जो बाबू है, ये जो मोटाई है, इसको मान लीजिए कितना, DR है। मोटाई कितनी है, DR है। मोटाई को हमने कितना मान लिया, DR मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने माना यदि केंद्र O से R दूरी पर कर्तन प्रतिबल Q हो और R1 दूरी पर कर्तन प्रतिबल Q1 हो, तो यहाँ से क्या क्या सकते हैं, वो तो कैपिटल Q बटे R जो होगा बाबू वो स्मॉल q बटे R क्यों होगा, और ये क्या हो जाएगा, Q1 अपान R1 के बराबर ये आपका होगा। ये क्या होगा, ऐसे होगा, क्योंकि आपका क्या है, Q समानुपाती R है, तो Q समानुपाती R का वैल्यू क्या है, आपका कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से Q बराबर K इंटू आर का मतलब Q बटे R जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो क्या है आपका कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट रहेगा तो Q बटे R क्या हो जाएगा, स्मॉल q बटे R बराबर स्मॉल Q1 बटे R1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, केंद्र से R दूरी पर, अब यहाँ से कह सकते हैं केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर dr मोटाई की पट्टी क्या है, यहाँ पे r दूरी पर dr मोटाई की पट्टी, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर dr मोटाई की पट्टी पर लगने वाला कर्तन बल, पट्टी पर लगने वाला कर्तन बल क्या हो जाएगा, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर dr मोटाई की पट्टी पर लगने वाला कर्तन बल जो आपका बाबू df होगा, कर्तन बल, क्योंकि पट्टी पे निकाल रहे हैं तो df हम लोग लिखेंगे। बल बराबर क्या होता है, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा, तो कर्तन प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर ये क्या हो जाएगा, कर्तन प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस। इंग्लिश वाले बच्चे बाबू ध्यान देंगे, कर्तन प्रतिबल और गुणे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग इंग्लिश में बात करते ही हो जाएगा शियर स्ट्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस हो जाएगा, और इनटू क्या होगा, एरिया हो जाएगा। देखिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप इसको अपनी भाषा में बना करके लिख सकते हैं। दोनों भाषा में लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है लेक्चर। तो चित्र में एक एल लंबाई व आर त्रिज्या का शाफ्ट दिखाया गया है। इन इन फिगर मतलब या इन फिगर, इन गिवन फिगर length L and R radius, a shaft of length R and radius R is shown, जिसका एक फिक्स रज whose one end is fixed and other end is free। इसके फ्री एंड पर एक टार्क लगाया जाता है। ए टार्क इज अप्लाइड ऑन द शाफ्ट ऑफ, कह सकते हैं फ्री एंड ऑफ शाफ्ट, या कह सकते हैं ए टार्क टी इज अप्लाइड एट फ्री एंड ऑफ शाफ्ट, जिसके कारण बाय विच शियर स्ट्रेन फाई एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा जनरेटेड इन द शाफ्ट। इतना आपको अपनी भाषा में बना करके लिखना रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यदि केंद्र से ओ दूरी पर आर दूरी पर कर्तन प्रतिबल Q1, इफ
क्यू स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड या डेवलप जनरेटेड at r distance from center O and q1 stress is generated, shear stress generated from r1 distance from center O, then capital Q upon R equal to small q r upon R equal to q1 upon r1। फिर वही चीज इसको भी अपने भाषा में इंग्लिश में लिख देंगे। तो यहाँ से डी बराबर का आ गया, क्या आ गया, कर्तन प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल आपका आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ से बात करें, देखिए आपको स्टेप याद रखना रहेगा, अगर स्टेप नहीं याद रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये 5 नंबर का आता है, मान के लिए हर साल आता है, एक आध साल गैप हो जाए तो अलग मैटर है, नहीं तो जनरली हर साल पूछ लेता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें बाबू, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, कर्तन प्रतिबल का मान हमने क्या माना है, क्यू माना है, क्योंकि जो आपका आर दूरी पे जो कर्तन प्रतिबल लग रहा है वो क्यू लग रहा है, तो कर्तन प्रतिबल क्यू हो गया। और इस पट्टी का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, किस पट्टी पे आपका लग रहा है, जिस पट्टी पे लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पट्टी है, ये आपका पट्टी है, ये आपका पट्टी है, इसकी जो डी आर मोटाई होती है बाबू, होता है नेग्लिजिबल स्मॉल डायमेंशन, सॉरी इनफाइनाइटली स्मॉल डायमेंशन। अगर इस पट्टी को यहाँ पे ब्रेक करेंगे, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस अगर आर हो तो ये फैलेगा, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर होगी, और इसकी मोटाई कितनी है, डी आर है। तो इसका क्षेत्रफल, इसको काटने के बाद फैलाएंगे तो ऐसे कुछ आपको दिखेगा, तो इसका क्षेत्रफल बाबू जो होगा ये क्या हो गया, एक आयत फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई, सॉरी ये आपका क्या होगा, 2 पाई आर हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। ऐसा काम हमने जो है पतले बेलनाकार एवं गोली खोल में भी कर चुके हैं। 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो डी एफ बराबर आ गया क्यू इंटू 2 पाई आर, और इंटू क्या आ गया, डी आर आ गया। तो ये आपका आ गया, किसका मान आ गया, डी एफ का मान आ गया। अब इस बल का जो हम लोग केंद्र ओ के परितः गुण निकालेंगे, ठीक है। इस बल का अब लिखेंगे नीचे, इस बल का बिंदु ओ के परितः गुण, बिंदु ओ के परितः गुण जो बाबू घूर्ण का मान होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, क्योंकि df बल का निकाल रहे हैं। तो dt हो जाएगा, dt बराबर क्या हो जाएगा, df और इंटू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट बराबर या टार्क बराबर जो होता है वो बल गुणे लंबवत दूरी होता है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से dt बराबर अगर लिखे तो df का मान रख दीजिए, यहाँ पे समीकरण 3 इसको मान सकते हैं। तो df का मान क्या हो जाएगा, q इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू डी आर और इंटू आर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे किससे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आपने ये चीज लिख दिया। अब समीकरण 3 से आपने ये चीज लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, एक मिनट, इसको थोड़ा फिगर को इधर खिसका दें अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आपका आ गया, किसका मान आ गया, dt का मान आ गया, किसका मान आ गया, dt का मान आ गया। अब इसको और अब ध्यान दीजिएगा, हमारा dt का मान आ गया बाबू, ये 2 पाई आर, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, q इंटू डी एफ का मान ये 2 पाई आर इंटू डी आर है, और इंटू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे r 2 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, r 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं q इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी आर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं बाबू क्या, या डी टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा q हो जाएगा इंटू 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका डी आर हो जाएगा। तो डी टी का मान ये आ गया, ये किसका मान आया, डी टी का मान आया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो हमने पहले जो हमारा पहला वाला ये समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 कैपिटल क्यू बटे आर बराबर स्मॉल क्यू बटे आर बराबर Q1 अपान R1। जो हमारा स्मॉल क्यू है बाबू, इसको हम लोग कैपिटल क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। अब तो डी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं कैपिटल क्यू बटे आर इंटू आर। स्मॉल क्यू बराबर क्या हो गया, कैपिटल क्यू बटे आर इंटू आर हो जाएगा, और इंटू 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर हो जाएगा। ये किससे होगा, समीकरण 2 से होगा, किससे हो जाएगा, समीकरण 2 से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो ऐसा लिखेंगे, अब यहाँ पे r का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, dt
क्या हो जाएगा डी टी बराबर कैपिटल क्यू बटे आर और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा 2πr क्यू और इंटू क्या हो जाएगा डी आर हो जाएगा। ये आपका किसका मान आ गया, ये आपका मान आ गया डी टी का मान आ गया। किसका मान आ गया, डी टी का मान आ गया। डी टी क्या है, इस छोटी सी पट्टी का, इस छोटी सी पट्टी का बिंदु ओ के सापेक्ष क्या है मरोड़ घूर्ण का मान है। तो इसी प्रकार जो शाफ्ट होगा कई सारी पट्टियों से मिलकर के बना होगा। ये सभी पट्टियों का बिंदु ओ के सापेक्ष जो हम लोग क्या लेंगे टार्क निकालेंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिख सकते हैं इसी प्रकार सभी पट्टियों पर लगने वाले कर्तन बल का, इसी प्रकार सभी पट्टियों पर लगने वाले कर्तन बल का बिंदु ओ के परितः बिंदु ओ के परितः घूर्ण, बिंदुओं के परितः घूर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा समाकलन ऑफ डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा समाकलन ऑफ डी टी हो जाएगा। और जब समाकलन ऑफ डी टी होगा तो यहाँ पे जब हम लोग समाकलन लेंगे बाबू, तो यहाँ पे हमारा जो अगर हम लोग हमारा आर वेरिएबल है, हमारा क्या है आर वेरिएबल है, आर यहाँ पे केंद्र ओ बिंदु ओ ने लिख करके केंद्र ओ लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा। खैर आपने चित्र में दिखाया है कि बिंदु ओ केंद्र ही है, तो यहाँ पे केंद्र ओ लिख दीजिए परितः गुण। तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे समाकलन लेंगे, जीरो से आर लिमिट ले लेंगे। क्यों, क्योंकि आर का जो मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है कैपिटल आर है। तो जीरो से आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई आर होगा और इंटू क्या होगा 2πr³ हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा डी आर हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट है बाबू उसको बाहर ले लीजिए। कांस्टेंट क्या है कैपिटल क्यू बाई आर है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू एक ही आपका होगा। तो यहाँ से कैपिटल क्यू बाई आर और इंटू 2π ये भी आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, ये जीरो से आर हो जाएगा, यहाँ पे r³ क्या होगा डी आर बचेगा। अब क्या करेंगे r³ का समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा क्यू बाई आर हो जाएगा और इंटू 2π हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर पे घाते 4/4 हो जाएगा और लिमिट जीरो से आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे एक बार इतना रखेंगे एक बार जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल आर के फॉर्म में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कैपिटल टी बराबर कैपिटल क्यू बाई आर और इंटू 2π और इंटू हो जाएगा क्या कैपिटल आर पे घाते 4/4। ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपका जो ये है स्मॉल आर है कैपिटल आर के फॉर्म में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे आपका हो जाएगा। अब देखिए 2 से 4 कटेगा, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें टी बराबर कैपिटल क्यू बाई आर और यहाँ से 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा पाई आर पे घाते 4/2। और पाई आर पे घाते 4/2 जो होता है बाबू वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसको हम लोग पीछे पढ़ चुका है, जे बराबर पाई आर पे घाते 4/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, या यहाँ से लिख सकते हैं या टी बराबर क्यू बटे आर और इंटू जे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा टी बटे जे इक्वल टू क्यू बाई आर। क्या आ गया आपका टी बटे जे इक्वल टू क्यू बाई आर आ गया। इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। तो समीकरण 1 व 4 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 4 से समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 आपका क्या है क्यू बटे आर इक्वल टू जी थीटा अपान यल है। और यहाँ पे समीकरण 4 क्या है क्यू बटे आर इक्वल टू क्या है क्यू बटे आर इक्वल टू आपका है टी बटे जे है। तो दोनों में क्यू बटे आर आ रहा है, दोनों को जब मर्ज करेंगे बाबू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टी बटे जे इक्वल टू क्यू बटे आर इक्वल टू जी थीटा अपान यल। क्या है जी थीटा अपान यल है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया मरोड़ समीकरण आ गया। क्या आ गया मरोड़ समीकरण आ गया। तो उपरोक्त समीकरण को ही मरोड़ समीकरण कहते हैं या टार्सनल इक्वेशन कहते हैं। उपरोक्त समीकरण को ही टार्सनल रिलेशन कहते हैं। टार्सनल रिलेशन। अच्छा यहाँ पे जो चीजें हैं उनका नाम लिख दीजिए।
यहाँ पे चाहे तो कभी कभी आप 5 नंबर में ऐसे आ जाता है कि जो यहाँ पे है तो 5 नंबर में फार्मूला लिखने के लिए आ जाता है, तो क्या करेंगे, सारा नाम लिखेंगे और उसमें कौन क्या चीज़ है उसके बारे में डिटेल लिखेंगे, कौन क्या चीज़ है। अब यहाँ पे कौन क्या है, अगर हम लोग बात करें वेयर, यानी कि जहाँ, जहाँ टी क्या है, टी जो है आपका मरोड़ घूर्ण है, टी क्या है, मरोड़ घूर्ण है, यानी ट्विस्टिंग मोमेंट है। टी क्या है, मरोड़ घूर्ण है, मरोड़ घूर्ण यानी कि क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। मरोड़ घूर्ण यानी कि ट्विस्टिंग मोमेंट है। और क्या है, जे जो है बाबू, ये क्या है, जे जो है ये ध्रुवी जड़ता गुण है। ये क्या है, ध्रुवी जड़त्व गुण बोलिए या जड़ता गुण बोलिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देंगे। कैपिटल क्यू क्या बोल देंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। कैपिटल क्यू क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, या शाफ्ट में उत्पन्न, शाफ्ट में उत्पन्न अधिकतम कर्तन प्रतिबल है। अगर कोई पूछे शाफ्ट के केंद्र पे कर्तन प्रतिबल का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि Q जो होता है R के समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेटेड इन शाफ्ट, जनरेटेड इन शाफ्ट। अगला हम लोग बात करें, अगर R जो है ये क्या है, शाफ्ट की त्रिज्या है। R क्या है, शाफ्ट की त्रिज्या है। रेडियस ऑफ शाफ्ट है, रेडियस ऑफ शाफ्ट है। और क्या है, G जो बाबू है वो कर्तन मापांक है। क्या है, कर्तन मापांक है। शीयर मॉडुलस है, शीयर मॉडुलस है। थीटा आपका क्या है, ये जो कर्तन मापांक होता है ये शाफ्ट के पदार्थ का होता है बाबू। थीटा क्या है, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, मरोड़ कोण है। क्या है, मरोड़ कोण है, यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। और ये जो बाबू थीटा जो है ये किस में है, रेडियन में है। किस में है, रेडियन में है थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल लगाते समय रेडियन में रहेगा। अगर आपका डिग्री में दिया रहेगा तो उसमें पाई बटे 180 से गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, थीटा किस में है, यहाँ पे रेडियन में है। और क्या है, यल जो है शाफ्ट का लंबाई है। क्या है, शाफ्ट की लंबाई है, शाफ्ट की लंबाई है, यानी कि क्या है, लेंथ ऑफ शाफ्ट है। क्या है, लेंथ ऑफ शाफ्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आसान है डेरिवेशन, बस आपको स्टेप फॉलो करना है। हमने क्या माना, हमने पहले ये फिगर बना लिया। हमने माना है कि चित्र में एक शाफ्ट दिखाया गया जिसका एक सिरा फिक्स है, दूसरा सिरा क्या है, फ्री है। इसके फ्री एंड पर एक टार्क टी लगाया जाता है। शाफ्ट की लंबाई यल है, टार्क टी लगाने पर इसमें मरोड़ कोण, सॉरी, कर्तन विकृति फाई तथा मरोड़ कोण थीटा उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या माना, उसके बाद हमने शियर स्ट्रेन की बात करें, फाई, फाई को tan फाई कंसीडर करेंगे। फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया, एन डैश बटे एम एन, यानी कि यहाँ पे लंब बटे आधार एन डैश बटे एम एन। तो फाई बराबर क्या हो गया, एन क्या है आपका चाप है, चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या से क्या हो जाएगा, आर थीटा बटे एल। अब जो हमारा फाई है, फाई जो आपका होता है क्या होता है, क्यू अपान जी होता है, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चूंकि जी बराबर क्यू अपान फाई, तो क्यू अपान जी बराबर आर थीटा अपान यल हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, क्यू बटे आर इक्वल टू जी थीटा अपान यल। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जी थीटा और यल की वैल्यू, अगर किसी भी टार्क के लिए आपका थीटा का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, यल की लंबाई पहले ही कांस्टेंट होगी, जी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, यानी कि Q बराबर के इंटू आर हो जाएगा। तो Q समानुपाती आर हो जाएगा। Q समानुपाती जब आर होगा यानी कि Q आर पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि अगर केंद्र से आर दूरी पे हम कोई पट्टी डी आर मोटाई की माने, तो जिस पर कर्तन प्रतिबल का मान क्या हो, स्मॉल क्यू हो, और R1 दूरी पे कर्तन प्रतिबल का मान Q1 हो, तो कैपिटल Q बटे आर इक्वल टू स्मॉल क्यू बटे आर इक्वल टू स्मॉल Q1 बटे R1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया है। फिर केंद्र से आर दूरी पर डी आर मोटाई की पट्टी पर लगने वाला जो शियर फोर्स होगा, बल बराबर क्या होगा, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल का मान
प्रतिबल का मान Q हो जाएगा r दूरी पर, और जो क्षेत्रफल होगा इसको हम ब्रेक करके जब तोड़ेंगे तो एक आयत के फॉर्म में दिखेगा। तो लंबाई जो होगी 2πr होगी, जो मोटाई होगी dr होगी, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2πr इंटू dr हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2πr इंटू dr हो जाएगा। तो इस बल का बिंदुओं की परितः घूर्ण ले लेंगे, घूर्ण बराबर क्या होगा? बल गुणे दूरी। तो घूर्ण लेने पे आपका वैल्यू ये हो गया ये df इंटू आर इस फॉर्म में आ गया। समीकरण 3 से df का मान यहाँ पे रखेंगे, इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से आपका dt बराबर ये आ गया। अब यहाँ पे स्मॉल q की जगह पे समीकरण 1 से कैपिटल Q बटे r और इंटू समीकरण 2 से कैपिटल Q बटे r इंटू स्मॉल r रखेंगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या है? एक पट्टी पर लगने वाला, इसी प्रकार सभी पट्टियों पर लगने वाले जो कर्तन बल होंगे उनका बिंदुओं के प्रति को जब घूर्ण लेंगे तो इसी को क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे और लिमिट 0 से r ले लेंगे तो आपका ये निकल करके आ जाएगा क्या? t बराबर Q बटे r इंटू पाई r पे घाते 4 बटे 2, और पाई r पे घाते 4 बटे 2 जो होता है j होता है, तो t बराबर Q बटे r इंटू j। तो t बटे j इक्वल टू Q बटे r। समीकरण 1 क्या था? Q बटे r इक्वल टू जी थीटा पान l। तो समीकरण 1 और 4 की तुलना कर लेंगे तो वहां से t बटे j इक्वल टू Q बटे r इक्वल टू जी थीटा पान l आ जाएगा। यही आपका क्या है? यही टॉर्सनल रिलेशन है। और इसमें जो भी आपकी चीजें हैं उसमें कौन क्या है ये दिया हुआ है। अब इसमें न्यूमेरिकल काफी पूछता है, न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इस पे क्या करता है? पूछता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसी के बारे में लिखा हुआ जो था, जो हमने वहाँ पे हिंदी में लिखा था, जो हमने यहाँ पे हिंदी में लिया था, जो हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, तो ये पेज अलग हो गया है। ठीक है, चलिए इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट्स बनाएंगे लिखने में दिक्कत होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई यूज नहीं है इसका। एजम्पशन, शुद्ध मरोड़ के लिए मान्यताएं क्या है? जैसे आपका शुद्ध नमन के लिए मान्यताएं था, वैसे शुद्ध मरोड़ के लिए भी मान्यताएं हैं। पहला है कि मरोड़ घुड़ लगाने से पहले शाफ्ट की कोई भी वृत्तीय समतल अनुप्रस्थ काट, वृत्तीय समतल अनुप्रस्थ काट जो कि शाफ्ट की अक्ष के लंबवत रहती है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कोई भी क्रॉस सेक्शन देखें, जैसे यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो ये अक्ष हो गया, इसके लंबवत ये क्रॉस सेक्शन है, तो कहीं से भी काटे इसको नमन घुड़ लगाने के बाद भी प्रत्येक अनुप्रस्थ काट जो लंबाई की अक्ष के लंबवत ही रहेगा। तो शाफ्ट की लंबाई की अक्ष के लंबवत है, मरोड़ घुड़ लगाने के पश्चात वृत्तीय समतल तथा लंबाई के अक्ष के लंबवत रहती है। दूसरा, शाफ्ट की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का कोई भी व्यास मरोड़ घुड़ लगाने के पश्चात भी उतना ही लंबा तथा सीधा रहता है। देखिए पहला वाला क्या है? पहले वाले को कह रहा है कि जैसे आपने शाफ्ट को क्या किया, जब इस पे मरोड़ घुड़ लगाया तो इसको कोई भी अनुप्रस्थ काट लेंगे तो क्या रहेगा? वो समतल रहेगा, वो समतल रहेगा, मरोड़ घुड़ लगाने के बाद वृत्तीय होगा, समतल रहेगा, और ये जो काट होगा वो इसकी लंबाई के अक्ष के क्या होगा? वो लंबवत ही होगा। मतलब ये जो साइड व्यू हम लोग देखते हैं ये क्या होगा? लंबाई के अक्ष के लंबवत ही हमेशा रहेगा। दूसरा, शाफ्ट की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का कोई भी व्यास मरोड़ घुड़ लगाने के पश्चात भी उतना ही लंबा व सीधा रहता है। मतलब मरोड़ घुड़ लगाने के पहले अगर इसका व्यास d है तो मरोड़ घुड़ लगाने के पश्चात भी इसका व्यास क्या रहता है? d ही रहता है। मतलब इसके व्यास के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दूसरा एजम्पशन हो गया। दूसरा क्या हो गया? एजम्पशन हो गया, दूसरी मान्यता हो गई आपकी। आगे अगर हम लोग बात करें कि तीसरा, मरोड़ के अंतर्गत शाफ्ट के किन्हीं दोनों प्रस्थ काटों के बीच की दूरी स्थित रहती है। ये किन्हीं रहेगा, शाफ्ट के किन्हीं दोनों प्रस्थ काटों के बीच की दूरी स्थित रहती है। अगर दो क्रॉस सेक्शन लें तो मरोड़ घुड़ लगाने के पहले जो दूरी थी, मरोड़ घुड़ लगाने के बाद भी आपकी दूरी वही रहेगी, दूरी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगला आपका है शाफ्ट का मरोड़ प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होना चाहिए। जो शाफ्ट का मरोड़ होना चाहिए बाबू वो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया शुद्ध नमन के लिए, सॉरी शुद्ध मरोड़ के लिए मान्यताएं हो गया। अब बात करते हैं टार्सनल रिजिडिटी क्या होता है। तो आप लोग बेंडिंग रिजिडिटी भी पढ़े थे। बेंडिंग रिजिडिटी क्या पढ़े थे? ई इंटू आई पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ई इंटू आई पढ़े थे। बेंडिंग रिजिडिटी। टार्सनल क्या होगा? ई की जगह पे यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ प्रत्यास्थता गुणांक था, यहाँ पे कर्तन मापांक आ गया, और यहाँ पे जो आई था यहाँ पे जे आ गया। तो किसी शाफ्ट के पदार्थ का कर्तन मापांक जी तथा उसके काट के ध्रुव जड़ता गुण जे का गुणनफल जो होता है मरोड़ दृढ़ता कहलाता है। यानी कि टार्सनल रिजिडिटी जो होता है जी इंटू जे होता है। ये 1 नंबर 2 नंबर में बाबू आता है। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है? शाफ्ट के अधिकतम घुमाव द्वारा उसके अनुप्रस्थ काट के केंद्र पर बना कोण मरोड़ कोण कहलाता है। जैसे हमने अधिकतम घुमाव मतलब यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये, और ऐटने के बाद ये जो मरोड़ कोण बना था, तो अधिकतम घूमने से यन वाला जब यन डैश पे आ गया था अधिकतम घुमाव, तो यहाँ पे ये मरोड़ कोण क्या था? आपका थीटा था। आगे बात करें पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन। पोलर आप मॉडुलस आपने आप वहां पे पढ़ा था मॉडुलस ऑफ सेक्शन, जेड बराबर आपने क्या पढ़ा था? आई अपन वाई पढ़ा था। जेड बराबर आई अपन वाई पढ़ा था। यहाँ पे क्या होगा? इसे हम लोग जेडपी से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? जेडपी से दर्शाएंगे। और जो ध्रुवीय आकृति मापांक होगा पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन जो बाबू होगा, पोलर
मॉडुलस ऑफ सेक्शन जो होगा यहाँ पे, इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, ZP से दर्शाएंगे। ZP बराबर जो होगा J/R होगा। वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे आपका था J की जगह पे E था और I था और Y था। वहाँ पे I/Y था, यहाँ पे क्या होगा J/R होगा। और इसका जो मात्रक हो जाएगा बाबू, जो मात्रक J का मात्रक क्या होगा, mm पे घाते 4 होगा, और इसका मात्रक mm होगा, तो इसका जो मात्रक होगा mm³ होगा। क्या होगा, mm³ होगा। तो ध्रुवीय आकृति मापांक, पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन। अच्छा, इसका हिंदी नहीं लिखा हुआ है, इसका हिंदी क्या होता है, ध्रुवीय आकृति मापांक। क्या होता है, ध्रुवीय आकृति मापांक। फार्मूला याद रखेंगे तो उससे बना करके आप लिख लेंगे, फार्मूला याद रखेंगे तो इससे बना करके लिख देंगे कि पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होता है कि शाफ्ट के काट का ध्रुवीय जड़ता गुण J तथा शाफ्ट के त्रिज्या R का अनुपात क्या कहलाता है, ध्रुवीय आकृति मापांक कहलाता है। ZP बराबर क्या हो जाएगा J/R। J का मात्रक mm पे घाते 4 होगा, क्योंकि जो J का मात्रक होता है I का मात्रक होता है। R का मात्रक mm होगा, तो mm पे घाते 4 से mm से भाग देंगे तो आपका मात्रक क्या आ जाएगा, mm³ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, ध्यान दीजिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है, तो T/J इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, Q/R। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, T बराबर हम लोग कह सकते हैं Q इंटू J/R। क्या, Q इंटू J/R। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, T बराबर Q इंटू ZP। T बराबर क्या, अब T बराबर क्या आ गया, Q इंटू ZP आ गया। जैसे वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट वाले में आपने पढ़ा था M बराबर F इंटू Z। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था कि जब दो शाफ्टों की तुलना कर रहे थे शक्तियों की, जब अलग अलग पदार्थ के रहेंगे, एक ही पदार्थ के रहेंगे, तो जिसके लिए जड़ का मान ज़्यादा होता था वो आपका क्या था, वो बीम ज़्यादा मजबूत था जिसके लिए जड़ का मान था। और वैसे ही अब इसके लिए क्या होगा, अगर दो बीम एक समान पदार्थ के बने हैं तो दोनों के लिए Q का मान समान होगा, दोनों के लिए क्या होगा, Q का मान समान होगा। तो जिस के लिए ZP का मान ज़्यादा होगा वो शाफ्ट क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, अगर समान पदार्थ का रहेगा। अगर अलग अलग पदार्थ के बने रहेंगे दोनों, तो Q इंटू ZB का मान देखेंगे, जिसके लिए ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। अगर एक ही पदार्थ के लिए बने रहेंगे तो ZB देखेंगे, इसलिए ZB का मान जिसके लिए ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा, ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो यहाँ पे नोट लिख लीजिए, या तो लिखा हुआ है कि नहीं, नहीं लिखा हुआ है, नोट लिख लेते हैं। नोट में क्या कि दो समान पदार्थ वाले शाफ्ट के लिए दो समान पदार्थ वाले शाफ्ट के लिए जिस शाफ्ट का ZP का मान ज़्यादा होता है, जिस शाफ्ट का ZP का मान ज़्यादा होता है, जिस शाफ्ट का ZP का मान ज़्यादा होता है वह शाफ्ट ज़्यादा मजबूत होता है, वह शाफ्ट ज़्यादा मजबूत होता है। दूसरा कि ये दो असमान पदार्थ वाले रहेंगे, दो असमान पदार्थ वाले शाफ्ट के लिए जिस शाफ्ट का के लिए Q इंटू ZP का मान ज़्यादा होता है वह शाफ्ट क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होता है, वह शाफ्ट ज़्यादा मजबूत होता है।
तो जिसके लिए अगर दोनों शाफ्ट एक ही पदार्थ के बने हैं तो जिसके लिए जड़पी का मान ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा मजबूत होगा। अगर दोनों शाफ्ट अलग अलग पदार्थों के बने हैं तो जिसके लिए Q इंटू जड़पी का मान ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है। अगला आपका है कि ठोस शाफ्ट की तुलना में खोखले शाफ्ट के लाभ क्या मिलते हैं, यानी कि ठोस शाफ्ट की तुलना में खोखले शाफ्ट के कुछ लाभ मिलते हैं। वो लाभ कौन कौन से हैं? पहला चीज कि खोखले शाफ्ट का भार कम होता है, जो भार होगा भाई कम होगा, ठोस वाला ज़्यादा हैवी होगा, खोखला वाला हल्का होगा। दूसरा, खोखले शाफ्ट में जब भार कम होगा तो आपका बेंडिंग स्ट्रेस भी कम आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी कम आएगा। दूसरा चीज, खोखले शाफ्ट में पदार्थ कम लगता है, मटेरियल भी कम लगेगा, जब भार कम होगा तो मटेरियल भी कम लगेगा। तीसरा, खोखले शाफ्ट की काट अधिक दक्ष होती है, उसकी जो सेक्शन होता है अधिक इफिशियंट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह अधिक अधिक शियर स्ट्रेस को सहन कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा था क्यू समानुपाती आर, क्यू आर के समानुपाती होता है। अगर एक शाफ्ट दो समान भार के हैं, अगर एक शाफ्ट ठोस है और एक शाफ्ट खोखला है, तो खोखले के लिए अगर हम लोग दोनों के लिए भार समान है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी एक समान होगा, बीच में क्या है, खाली है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो आर आउटर का मान होगा और इसके लिए जो आर का मान होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आर आउटर बाबू जो होगा आर से ज़्यादा होगा अगर दोनों का भार एक समान है तो। क्योंकि ये मोटा होगा ना खोखला वाला, दोनों का भार एक समान लेंगे तो क्या होगा, आर आउटर का मान आर से ज़्यादा होगा। और आप पढ़े हैं क्या, क्यू समानुपाती आर होता है, तो यानी कि जो खोखला वाला होगा वो ज़्यादा कर्तन प्रतिबल को क्या कहेगा, सहन करेगा। तो यानी कि उसकी काट जो होगी वो अधिक क्या होगी, अधिक इफिशियंट होगी, यानी कि उसकी टार्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वह ज़्यादा टार्क को क्या कर लेगा, वियर कर लेगा, ज़्यादा टार्क को सहन कर लेगा। समान भार के लिए खोखले शाफ्ट की टार्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगला आपका है, खोखले शाफ्ट के अंदर से अन्य क्रियाकारी मशीन यंग गुजारे जा सकते हैं, जैसे लेथ मशीन की स्पिंडल, लेथ मशीन में स्पिंडल लगी होती है, उसको हम लोग जो है खोखला शाफ्ट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, उसके अंदर से गुजार सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, खोखले शाफ्ट के लाभ हो गया ठोस शाफ्ट की तुलना में। ठीक है। अब अगला आपका टॉपिक है पावर, अगला आपका टॉपिक है बाबू पावर ट्रांसमिटिंग, पावर ट्रांसमिटेड बाई शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट द्वारा कितना पावर जो है वो ट्रांसमिट होगा, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको निकालना है, इसको हमको निकालना है। ये भी डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम लोग छोड़ दिए थे, टार्सनल रिलेशन फॉर हालो शाफ्ट, इसके पहले पढ़ लेते हैं, या इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या टार्सनल रिलेशन फॉर हालो शाफ्ट, टार्सनल रिलेशन फॉर हालो शाफ्ट, हालो शाफ्ट के लिए मरोड़ संबंध क्या होता है, इसके लिए क्या होता है बाबू, टी अपान जे एच हो जाएगा हालो के लिए, बराबर क्यू अपान आर आउटर होगा, क्या होगा, क्यू अपान आर आउटर होगा, बराबर क्या होगा, बराबर जी थीटा अपान एल हो जाएगा। बस वही वैसे ही है, यहाँ पे जे क्या ले लेंगे, खोखले का लेंगे, और आर क्या लेंगे, आउटर लेंगे, आर क्या लेंगे, आउटर लेंगे। जहाँ हम लोग बात करें वेयर टी बराबर क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, मरोड़ गुण होगा, क्या होगा, मरोड़ गुण होगा। जे एच बराबर क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हालो सेक्शन, क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हालो सेक्शन, ऑफ हालो सेक्शन, ऑफ हालो सेक्शन। क्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाबू जो होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस होगा, क्या होगा, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस होगा, क्या होगा, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस होगा। और अगर हम लोग बात करें आर आउटर की बात करें, ये क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस ऑफ शाफ्ट, ये क्या होगा, आउटर रेडियस ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का बाहरी त्रिज्या हो जाएगा। हम लोग जी की बात करें, जी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, या इसी को सीयर मॉडुलस भी बोलते हैं, क्या होगा, सीयर मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट के पदार्थ का, या इतना ही लिखिए सीयर मॉडुलस लिख दीजिए, कर्तन मापांक या दृढ़ता मापांक।
थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, मरोड़ कोण होगा। और ये किस में होगा, इन रेडियन। किस में होगा, इन रेडियन, रेडियन में होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। और यल क्या होगा, यल लेंथ ऑफ शाफ्ट हो जाएगा। यल क्या होगा, लेंथ ऑफ शाफ्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ शाफ्ट हो जाएगा। अभी इसमें कितना टॉपिक बचा है, पावर ट्रांसमीटर बाई शाफ्ट हो गया, और ये तुलना हो गया, और उसका न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी का टॉपिक हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।